HR सिंह आप सभी का डेली लर्न के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे मोस्ट वेलकम करता हूं। तो लास्ट क्लास में हम लोग इज मैटर अराउंड अस प्योर पढ़ रहे थे। बीच में चैप्टर को फिनिश करना पड़ा था क्योंकि वो सारे पोर्शन को हटा दिया गया। तो ऑफिशियली इस सेशन के लिए आपका चैप्टर 2 फिनिश हुआ। ऑफिशियली इस सेशन के लिए आपका चैप्टर 2 फिनिश हुआ। तो आज हम लोग चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल की शुरुआत करेंगे। क्या करेंगे? चैप्टर 3 मॉलिक्यूल्स का शुरुआत करेंगे, एटम्स एंड मॉलिक्यूल का। क्लियर? तो जस्ट गिव हेडिंग चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, है ना। किसका बात करेंगे हम लोग? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का। क्लियर? आज हम लोग एटम्स एंड मॉलिक्यूल का बात करेंगे। तो सबसे पहला बात, एटम एंड मॉलिक्यूल को शुरू करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लिया जाए, इस चैप्टर का ओवरव्यू कर लिया जाए, है ना। ओवरव्यू कर लिया जाए इस चैप्टर का शुरू करने से पहले, एटम्स एंड मॉलिक्यूल का ओवरव्यू। तो सबसे पहली बात कि एटम्स क्या होते हैं एंड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इसकी चर्चा करनी है हम लोग को कि एटम्स क्या होते हैं एंड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग एटम्स और मॉलिक्यूल का स्टडी। तो किसी भी मैटर का, किसी भी सब्सटेंस का सबसे छोटा पार्ट, किसी भी सब्सटेंस का सबसे छोटा पार्ट जो रिएक्शन में भाग लेता है, किसी भी सब्सटेंस का सबसे छोटा पार्ट जो रिएक्शन में भाग लेता है उसको एटम कहते हैं। उसको एटम कहते हैं। किसी भी सब्सटेंस का छोटा पार्ट जो रिएक्शन में भाग लेता है उसको एटम कहते हैं। क्लियर? पहले तो कंसीडर किया गया था कि एटम को फर्दर स्मॉलर पार्टिकल में डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन ऐसी बात नहीं है। एटम इज कंपोज्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो एटम का भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। अच्छा, एटम उसमें एक न्यूक्लियस होगा, यानी एटम मोनोन्यूक्लियर स्पीसीज है। एटम मोनोन्यूक्लियर स्पीसीज है। सुनिए ना, क्लियर? तो एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, एक न्यूक्लियस वाला, यानी एटम्स आर मोनोन्यूक्लियर स्पीसीज। एटम्स आर मोनोन्यूक्लियर स्पीसीज। मॉलिक्यूल कैसे बनता है? तो एक से अधिक एटम अगर कंबाइन करेगा तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। एक से एटम कंबाइन करेगा तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा, यानी मॉलिक्यूल में एक से अधिक एटम, यानी मॉलिक्यूल में एक से अधिक न्यूक्लियस। तो मॉलिक्यूल मोनोन्यूक्लियर स्पीसीज नहीं है, पॉलीन्यूक्लियर स्पीसीज है। तो मैं थोड़ा सा एटम वर्सेज मॉलिक्यूल का बात करता हूं।
जैसे इंडिया वर्सेज पाकिस्तान मैच होता था, बहुत दिन से हुआ नहीं है। एटम वर्सेज मॉलिक्यूल का बात करता हूं, है ना। एटम वर्सेज मॉलिक्यूल कि एटम क्या होता है और मॉलिक्यूल क्या होता है। तो कॉलम आप बनाइए, एक तरफ एटम और दूसरी तरफ मॉलिक्यूल। एटम क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट जो रिएक्शन में भाग लेता है ना। और ऐसा कंसीडर किया गया था पहले, अभी भी हम लोग लिख सकते हैं कि सबसे छोटा इंडिविजिबल पार्टिकल होता है। लेकिन ऐसी बात नहीं, एटम को फर्दर हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर। तो सबसे पहला बात, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ए सब्सटेंस दैट टेक smallest part of a substance that take part in a chemical reaction, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। smallest part of a substance that take part in a smallest part of a substance that take part in a chemical reaction is called atom। उसी को क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। किसी भी सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्ट जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है उसको एटम कहते हैं। क्लियर। ये भी स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ए सब्सटेंस है, लेकिन मॉलिक्यूल कभी रिएक्शन में भाग नहीं लेता है। मॉलिक्यूल कैसे बनता है, मोर देन वन एटम के कंबाइन होने पर, है ना। ये क्या हो गया, मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड when more than one atoms are combined, when more than one atoms are combined, जब एक से अधिक एटम कंबाइन होगा तब जाके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। क्लियर। तो ये एक एक डिफरेंस फिलहाल हुआ, जगह फिनिश हो गया है, आप नोट कीजिए। तो नेक्स्ट डिफरेंस का चर्चा करते हैं, जल्दी से नोट कीजिए। अभी इंट्रोडक्शन ही करना है केवल हम लोग को।
नोट कर लिए। तो सेकेंड, एटम, हर एक एटम में एक न्यूक्लियस होता है ना। तो एटम को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि मोनोन्यूक्लियर स्पीसीज है, और मॉलिक्यूल चूंकि एक से अधिक एटम से मिलकर बना है तो मॉलिक्यूल पॉलीन्यूक्लियर स्पीसीज है ना। दूसरा डिफरेंस, दूसरा एटम्स आर, हर एक एटम में एक न्यूक्लियस, तो एटम्स आर मोनोन्यूक्लियर स्पीसीज। और इधर बात करें तो चूंकि मॉलिक्यूल में एक से अधिक एटम होते हैं तो मॉलिक्यूल पॉलीन्यूक्लियर, कम से कम दो एटम से मिलके तो वो एक मॉलिक्यूल बनेगा, तो उसमें दो न्यूक्लियस तो होगा। तो किसी भी मॉलिक्यूल में कम से कम दो न्यूक्लियस होगा। तो क्या बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल्स आर पॉलीन्यूक्लियर स्पीसीज। मॉलिक्यूल्स आर पॉलीन्यूक्लियर स्पीसीज है ना, क्योंकि मॉलिक्यूल एक से अधिक एटम से मिलकर के बना होता है ना। अगर थर्ड बात कर लें, तीसरा बात, तो एटम ज्यादा रिएक्टिव होता है, मॉलिक्यूल कम। मॉलिक्यूल को भी रिएक्शन करना होता है, अलग बात है आप कॉपी पर नहीं शो करते हो, लेकिन मॉलिक्यूल पहले एटम में टूटता है तब जाकर के रिएक्शन करता है एक्चुअली में। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, एटम्स आर मोर रिएक्टिव। एटम जो होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और मॉलिक्यूल लेस रिएक्टिव होते हैं, है ना। मॉलिक्यूल्स आर लेस रिएक्टिव। मॉलिक्यूल लेस रिएक्टिव होते हैं। एटम मोर रिएक्टिव, मॉलिक्यूल लेस रिएक्टिव। तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा फिर, मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल, और एटम चूंकि ज्यादा रिएक्टिव है तो कम स्टेबल होगा। फोर्थ पॉइंट, एटम क्या होंगे, चूंकि ज्यादा रिएक्टिव है तो लेस स्टेबल। मॉलिक्यूल हाईली लेस रिएक्टिव है तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल। क्लियर, ये बात हो गया। अब आपको सोचना है कि एनर्जी किसके पास ज्यादा होगा, एटम के पास ज्यादा होगा कि मॉलिक्यूल के पास ज्यादा होगा, है ना। एनर्जी मॉलिक्यूल के पास ज्यादा होगा। ये 4 पॉइंट आप नोट करिए, तो आगे मैं बात करता हूं। ये मैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया कि एटम और मॉलिक्यूल होते क्या हैं, कैसे कैसे होते हैं। ये तो सब जानते हो कि किसी भी एटम में एक न्यूक्लियस है ना, और इसलिए एटम को मोनोन्यूक्लियर स्पीसीज, मॉलिक्यूल एक से ज्यादा न्यूक्लियस के कंबाइन करने पर बनता है, इसलिए उसको पॉलीन्यूक्लियर स्पीसीज कहते हैं। अब देखिए आगे अगर हम लोग बात करें तो कोई भी मैटर में
कोई भी मैटर हो वो एटम या मॉलिक्यूल से मिलकर के ही बना होगा, ठीक है। और किसी भी मैटर का मॉलिक्यूल मैटर का प्रॉपर्टी शो करेगा। मतलब एटम और मॉलिक्यूल क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। एटम एंड मॉलिक्यूल विल शो द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच इज मैटर का प्रॉपर्टी शो करेगा जो मैटर का प्रॉपर्टी शो करेगा जो मैटर का प्रॉपर्टी शो करेगा जो मैटर को वो एटम या मॉलिक्यूल बनाया है ना। क्लियर। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एटम एंड मॉलिक्यूल सब्सटेंस का बिल्डिंग ब्लॉक है ना। हम लोग क्या बोल सकते हैं, एटम्स एंड molecules are building block of matter, है ना। यानी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ ए मैटर इज कॉल्ड एटम और मॉलिक्यूल। किसी भी मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल एटम होगा या मॉलिक्यूल होगा। और मैंने आपको एटम और मॉलिक्यूल में क्या बेसिक डिफरेंसेस होती है ये आपके साथ मैंने डिस्कशन कर लिया। आगे बात करते हैं अब हेडिंग दीजिए लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है, ये एक्सपेरिमेंटल लॉज हैं जिसको साइंटिस्ट्स ने फॉर्मुलेट किया है। एक्सपेरिमेंटल लॉज हैं फॉर्मुलेटेड बाय साइंटिस्ट। ये बताता है कि कौन सा रिएक्शन में कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। ये सेट ऑफ रूल्स हैं, लॉज ऑफ रूल्स हैं फॉर्मुलेटेड बाय साइंटिस्ट that describes about product formed during a particular reaction. That describes about product formed during a particular reaction. Clear? Laws of conservation. Law of chemical combination क्या है, ये set of rules that describes or guides a chemical reaction, guides a chemical reaction to form a product, that guides a chemical reaction to form a product, है ना। ये गाइड करता है किसी भी रिएक्शन को कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्शन करके वाटर बनाता है। एक केस में आप देखिए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्शन करके वाटर बनाता है, और दूसरे केस में देखो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्शन करके हाइड्रोजन परऑक्साइड बन रहा है। सेम रिएक्टेंट है हाइड्रोजन ऑक्सीजन, एक बार वाटर का फॉर्मेशन किया और एक बार हाइड्रोजन परऑक्साइड का फॉर्मेशन किया। क्लियर। तो आखिर इसके पीछे
कुछ तो राजनीति चल रही होगी, कुछ तो मैकेनिज्म चल रहा होगा। तो इसके पीछे जो नियम काम कर रहे हैं कि ये वाला रिएक्शन वाटर बनाएगा, ये वाला रिएक्शन हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाएगा, उसी नियम को हम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहते हैं। उसी लॉ को हम लोग लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहते हैं। अगर इसको बैलेंस कर दो, यही है इसके पीछे जो नियम काम कर रहा होगा, इसके पीछे जो दिमाग काम कर रहा होगा, उसी को लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है? डिफरेंट रूल्स दैट गाइड्स ए पर्टिकुलर रिएक्शन कि विच प्रोडक्ट इज टू बी फॉर्म्ड। क्लियर? नोट कर लीजिए, विच प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन और ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट। तो हम लोग को क्लास 9th में 3 तरह के लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ने हैं। ऑल्दो इसको सिलेबस से रिमूव किया, लेकिन इसकी जरूरत पड़ेगी इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं। जिसकी जरूरत नहीं पड़ेगी उसको मैं खुद नहीं पढ़ाऊंगा। आप मुझे बताइए, सीसी में आप किए थे मेन लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। क्लियर? अब है कि लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कितने तरह के होते हैं, है ना? तो होते तो हैं बहुत तरह के, आपको 3 तरह के पढ़ने। तो ऐसा लिखना कि लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन 3 तरह के होते हैं, ये सरासर झूठ हो। ये मैं तो नहीं लिखने जा रहा हूं, आपका बुक भले लिख देता है, मैं हेडिंग देता हूं डिफरेंट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, है ना? तो हेडिंग दीजिए डिफरेंट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। डिफरेंट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। डिफरेंट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, है ना? सबसे पहला हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का बात करेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का बात करेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का बात करेंगे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट फॉर्म ऑफ मास कैन बी चेंज। न तो आप नया मास क्रिएट कर सकते हो पूरे यूनिवर्स में, और नहीं तो जो मास है उसको आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। हाँ, मास का फॉर्म भले चेंज कर सकते हो, केवल फॉर्म ऑफ मास चेंज होगा, ओवरऑल मास ऑफ द यूनिवर्स विल रिमेन कांस्टेंट। यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, जिसमें मास को एनर्जी से हम लोग रिप्लेस करेंगे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? मैं लिखता हूं, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, neither be created nor be destroyed. However, their form can be changed. However, their form can be changed. लेकिन उसके फॉर्म को हम लोग चेंज कर सकते हैं। केमिकल रिएक्शन के रिस्पेक्ट में क्या होगा? तो जितना टोटल रिएक्टेंट का मास होगा
उतना ही मास टोटल प्रोडक्ट का होगा। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। वही हमारा क्या हो गया, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, और यही हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हो गया, है ना। यानी अगर केमिकल रिएक्शन के रिस्पेक्ट में बात करें, विथ रिस्पेक्ट टू ए केमिकल रिएक्शन, अगर केमिकल रिएक्शन के रिस्पेक्ट में बात करें तो क्या होगा, रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का मास कांस्टेंट रहेगा। क्या कहता, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट बराबर टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का टोटल मास इक्वल होगा। क्लियर, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ये है हम लोग का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्लियर, अब एग्जांपल के सहारे से बात करना है। ये एकदम ध्यान में ही रखना है कि जितना रिएक्टेंट का मास होगा उतना ही प्रोडक्ट का मास होगा, क्योंकि मास रिमेन्स कंजर्व्ड ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। तो जब दोनों का मास बराबर है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास, तो हम लोग कह सकते हैं कि रिएक्शन के दरमियान चेंज इन मास कुछ भी नहीं होगा। ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन देयर इज नो चेंज इन मास बिकॉज टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, है ना। नोट कर लीजिए। तो एग्जाम्पल का बात करते हैं। नोट कर लीजिए इसको अच्छे से। तो फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखिए एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन। बस ध्यान रखना कि जितना रिएक्टेंट का मास होगा उतना ही प्रोडक्ट का मास होगा। दोनों का मास बराबर होगा तो चेंज इन मास जीरो, यानी ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन देयर इज नो चेंज इन मास। ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन देयर इज नो चेंज इन मास। आगे बात करते हैं एग्जाम्पल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का। मान लो कि कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करते हैं, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को, तो ये 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड और 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है कि नहीं। तो मैं क्वेश्चन के रूप में दे दूं, चेक वेदर the following condition, check whether the following condition satisfies law of conservation of mass। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये चेक करना है जो कंडीशन दिया हुआ है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है ना। क्या कह रहा है, कंडीशन क्या है, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इज
decomposed to give 56 gram calcium oxide, 56 gram calcium oxide and 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। ये कंडीशन है, लिखिए ये क्वेश्चन के रूप में है, चेक करना कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है कि नहीं। क्लियर? तो रफ इक्वेशन लिख लेना है। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर रहे हैं ना, को हीट कर रहे हैं, क्या बना रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड ये रहा, कार्बन डाइऑक्साइड ये रहा, और कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला CaCO3। क्लियर? अब देखो करा इसका मास 100 ग्राम है, तो पहले टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट आपको देखना पड़ेगा कि कितना है। तो देखिए total mass of reactant is equal to 100 ग्राम, और टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा? टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा? तो कैल्शियम ऑक्साइड का 56, कार्बन डाइऑक्साइड का 44, ऐड कीजिए तो कितना आ गया? 100 ग्राम। देखिए यहाँ पर टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट और टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट बराबर आ गया, यानी ये जो कंडीशन दिया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई कर रहा है। नोट कर लो इतना, तो आगे मैं बात करता हूं, जल्दी से नोट कर लीजिएगा। चूंकि गिवन कंडीशन में रिएक्टेंट का टोटल मास प्रोडक्ट के टोटल मास के बराबर हो गया, इसलिए यह कंडीशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई कर रहा था। दोनों 100 ग्राम। सिंस टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, टोटल मास ऑफ reactant is equal to total mass of product। रिएक्टेंट का टोटल मास और प्रोडक्ट का टोटल मास बराबर है, इसलिए satisfies law of conservation of mass, satisfies law of conservation of mass, conservation of mass, law of conservation of mass को सेटिस्फाई करता है ना? नोट कर लीजिए। है ना? नोट कर लीजिए।
अब देखिए कंडीशन मैं और देता हूं। कंडीशन क्या है कि 20.8 ग्राम बेरियम क्लोराइड कंबाइंस विथ 20.8 ग्राम लिखते रहेगा क्वेश्चन, बेरियम क्लोराइड combines with 20.8 gram barium chloride combines with 14.2 gram sodium sulfate, 14.2 gram सोडियम सल्फेट। To give 23.3 gram barium sulfate and to give 23.3 gram बेरियम सल्फेट, 23.3 ग्राम बेरियम सल्फेट एंड 11.7 ग्राम सोडियम क्लोराइड एंड 11.7 ग्राम सोडियम क्लोराइड। तो चेक करना है कि ये जो रिएक्शन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करता है या नहीं। चेक वेदर द गिवन डाटा इज इन एग्रीमेंट विथ, चेक वेदर द गिवन डाटा is in agreement with law of conservation of mass, law of conservation of mass। क्लियर? ये जो डाटा दिया है हम लोग को चेक करना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। क्लियर? तो लिख लीजिए। तो सबसे पहले रफ इक्वेशन जरूर लिखना है, तब जाकर के क्वेश्चन बनाना है। समय जो लगे, समय की चिंता नहीं करनी है, समय पर ही सिलेबस कंप्लीट होगा। चिंता करनी है कि ज्यादा से ज्यादा बातें समझ में आए। बिता दूं? देखिए कौन कौन रिएक्शन कर रहा है। बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट क्या बना रहा है? बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। ये क्वेश्चन में दिया है बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड, है ना? क्या क्या? तो
बेरियम क्लोराइड रिएक्शन कर रहा है सोडियम सल्फेट से ताकि बने बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो देखिए इसका मास, बेरियम क्लोराइड का मास देखिए क्वेश्चन में कितना दिया है, 20.8 ग्राम, और सोडियम सल्फेट का मास कितना लेने कह रहा है, देखो क्वेश्चन है तुम्हारे पास 14.2 ग्राम। तो प्रोडक्ट में बेरियम सल्फेट कितना बन रहा है, बेरियम सल्फेट 23.3 ग्राम, और सोडियम क्लोराइड कितना बन रहा है, सोडियम क्लोराइड कितना बन रहा है, तो सोडियम क्लोराइड बन रहा है 11.7 ग्राम। कितना बन रहा है, 11.7 ग्राम। तो अब देखना है कि मास ऑफ रिएक्टेंट कितना है और मास ऑफ प्रोडक्ट। अगर बराबर आ गया ये एग्री करेगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ये रिएक्शन फॉलो कर रहा है। अगर मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट बराबर नहीं आया यानी ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रहा, और बराबर आ गया तो फॉलो कर रहा है। देखिए टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट पहले निकालिए। रिएक्टेंट एरो के लेफ्ट साइड में होता है, तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट एरो के लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, 20.8 प्लस 14.2 कितना आ गया, 35 ग्राम। टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट क्या हो गया, $23.3 प्लस 11.7 कितना आएगा, ऐड कीजिए तो ये भी 35 ग्राम है। चूंकि दोनों बराबर आ गया, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट और टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट दोनों बराबर आ गया, यानी गिवन डाटा वेरीफाइज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सिंस सामने देख रहे दोनों बराबर आ चुका है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, यानी गिवन डाटा वेरीफाइज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नोट कीजिए यही करना, रिएक्टेंट प्रोडक्ट दमराफ इक्वेशन के फॉर्म में लिखिए और देखिए कि रिएक्टेंट का कितना मास है टोटल, प्रोडक्ट का टोटल कितना मास है, बराबर आ गया तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा, नहीं आया नहीं कर रहा है। क्या बोल सकते हैं, हेंस गिवन डाटा वेरीफाइज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, गिवन डाटा वेरीफाइज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना। इसलिए हम लोग कह सकते हैं गिवन डाटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वेरीफाई कर रहा। ये दो एग्जाम्पल मैंने लिया, अब मेरे पास दो क्वेश्चंस हैं, उसको बनाने हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा। बेसिस यही होगा, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लिखिए क्वेश्चन, सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद, क्वेश्चन क्या है,
सोडियम कार्बोनेट reacts with ethanoic acid to form ethanoic acid to form सोडियम इथानोएट कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम इथानोएट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये दिया है ना। कि अगर सोडियम कार्बोनेट इथेनोइक एसिड से रिएक्शन करेगा तो क्या क्या बनाएगा, सोडियम इथेनोएट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये दिया। आगे क्या कह रहा है कि इन एन एक्सपेरिमेंट 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट in an experiment, 5.3 gram of sodium carbonate, 5.3 gram of sodium carbonate reacts with 6 gram of ethanoic acid. Reacts with 6 gram of ethanoic acid to form 8.2 gram of sodium ethanoate. To form 8.2 gram of sodium ethanoate, 2.2 gram of carbon dioxide, 2.2 gram of carbon dioxide and 0.9 gram water, 0.9 gram water, so that this data verifies law of conservation of mass. बड़ा क्वेश्चन है, लिख लीजिए जल्दी से। So that this data verifies law of conservation of mass. Verifies law of conservation of mass. क्लियर? नोट कर लो, बड़ा क्वेश्चन है। जल्दी से नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए। तो इसको बनाते हैं।
देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है कि सोडियम कार्बोनेट इथेनोइक एसिड से रिएक्शन कर रहा है, तो रफ रिएक्शन लिखिए। सोडियम कार्बोनेट प्लस इथेनोइक एसिड, तो ये रिएक्टेंट है और बना क्या रहा है, सोडियम इथेनोएट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सोडियम इथेनोएट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सोडियम इथेनोएट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्लियर? ये बना रहा है, ये रिएक्टेंट एरो के लेफ्ट साइड और एरो के राइट साइड, प्रोडक्ट हो गया। देखिए टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट सोडियम कार्बोनेट का मास और इथेनोइक एसिड का मास। देखिए सोडियम कार्बोनेट का मास कितना, 5.3 ग्राम और इथेनोइक एसिड का मास कितना दिया है, इथेनोइक एसिड का मास दिया है 6 ग्राम। दोनों ऐड कीजिए तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट हो जाएगा 11.3 ग्राम। इसके बाद प्रोडक्ट का टोटल मास निकालिए, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। देखिए सोडियम इथेनोएट है प्रोडक्ट में, कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर। सोडियम इथेनोएट कितना बन रहा है, 8.2 ग्राम, एक तो ये रहा। कार्बन डाइऑक्साइड कितना बन रहा है, 2.2 ग्राम और वाटर कितना बन रहा है, 0.9 ग्राम। ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ऐड कर दीजिए तो 9 to 11 to 13, हाथ में 1 2 3 and 11.3 ग्राम। यहाँ क्या देख रहे हो, मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर मास ऑफ प्रोडक्ट। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट और टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट बराबर है, यानी गिवन डाटा वेरीफाइड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना। गिवन डाटा वेरीफाइड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्योंकि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट और टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट बराबर है। नोट करिए। तो एक और दूसरे तरह का क्वेश्चन मैं डिस्कस करना चाहता हूं, जल्दी से नोट कीजिए। चलिए एक क्वेश्चन और करना है आज के क्लास में, फिर अगले क्लास से लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन को पढ़ेंगे। लिखिए क्वेश्चन, कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग टू फॉर्म, क्वेश्चन नंबर 2, कैल्शियम कार्बोनेट decomposes on heating to form
कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. When 10 gram calcium carbonate is decomposed completely, full stop. When 10 gram calcium carbonate is decomposed completely, जब 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को कंप्लीटली डिकम्पोज करते हैं, देन 5.6 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड. देन 5.6 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज formed, है ना. 5.6 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड इज formed. Calculate the mass of carbon dioxide formed. Calculate the mass of carbon dioxide formed. और कह रहा है कि इसमें किस लॉ को आप देखते हो, है ना. विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन विल यू सी इन सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम. विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन will you see in solving this problem? In solving this क्लियर. नोट कर लीजिए किस केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉ को हम लोग यूज करेंगे. तो जाहिर सी बात है कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कौन सा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो क्या कहता है मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट. नोट कर लो जल्दी से क्वेश्चन, जल्दी से नोट कर लीजिए. सबसे पहला बात कौन सा लॉ यूज होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यही यूज होगा. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ठीक है. क्या कह रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होगा, हीट करने पर ही डिकम्पोज होगा. क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. क्लियर. तो देखिए कैल्शियम ऑक्साइड कितना डिकम्पोज हो रहा है, 10 ग्राम. ये कितना बना, 5.6 ग्राम. मान लो कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना बना, x ग्राम. तो यही x का वैल्यू हम लोग को निकालने कह रहा है. हम लोग क्या जानते हैं, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट. टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट.
रिएक्टेंट का मास 10, प्रोडक्ट का मास 5.6 प्लस x, सॉल्व हो जाएगा। x इज इक्वल टू 10 माइनस 5.6, घटाओगे तो 4.4 ग्राम, यानी कितना कार्बन डाइऑक्साइड बना, 4.4 ग्राम। नोट कर लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड बना 4.4 ग्राम। अगले दिन हम लोग लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को पढ़ेंगे, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, उसके बाद एटम और सिंबल ऑफ एलिमेंट का बात करेंगे। नोट कर लीजिए जल्दी से। नोट कर लीजिए। चलो, थैंक यू वेरी मच।